गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग अनअकैडमी पर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश इस प्लेटफॉर्म पर कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट टॉपिक्स को लेते हुए और बीपीएससी, सब इंस्पेक्टर इत्यादि जो परीक्षाएं हैं उनके प्रारंभिक विषय वस्तु को समेटते हुए अपने इस लेक्चर की अवधारणा में। और हम सीरीज देख रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का, और राष्ट्रपति के निर्वाचन का आज थर्ड क्लास है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आज थर्ड क्लास है। और हम लोग आज इसे देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो इस रूप में देखेंगे। और इस तरह से आज देखिए, अब कोरोना विस्फोट होगा, कल 11,000 केसेज आए और बहुत स्थिति खराब है। चाइना को लेकर, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के को लेकर स्थिति खराब है। और आज सुबह भी जब आप 8 बजे 9 बजे मॉर्निंग में भी आप देख रहे थे तो शोपिया में मुठभेड़ जारी था, 2 आतंकवादी मारे गए थे और एक की तलाश थी। जो सुबह मैंने आज 9 बजे टीवी ओपन किया था, तो इस तरह से मतलब लगातार ऐसी खबरें हैं। दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसफ़र का अंदेशा ज़्यादा है, और आप लोग भी इस दौर में, कोरोना के दौर में जो फ्री हो चुके हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो आप ये मत समझिए जो लॉकडाउन था वो तो कुछ नहीं था, उस समय तो कुछ ही लोगों को हुआ था। अब केसेस जब एक दिन में 11,000 आ रहे हैं, फिर अगले बार 22,000 आएंगे, तो आपका किसी का घर बचेगा नहीं। इसलिए कम से कम ऐसे जगहों पर जाइए, कम्युनिटी सेंटर पर जहाँ जाइए, ऐसे जगह जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो बिना मास्क के मत निकलिए, बिना मास्क के मत निकलिए। उस दिन का इंतजार मत करिए कि जिस दिन आपके घर में किसी को हो जाए उस दिन मास्क पहनना शुरू करें। इसलिए आप बिना मास्क के न जाएं और बेहतर ढंग से अपने आप को बचा के रखें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद के द्वारा ही राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा की, इलेक्शन के ऊपर चर्चा की। और मान के चलिए कि अगर आधे घंटा का क्लास राष्ट्रपति के ऊपर रोज रहेगा, तो कम से कम राष्ट्रपति को ख़त्म करने के लिए अकेले ही 15 क्लास की ज़रूरत होती है। इतना डिटेल में प्रेसिडेंट है। अभी तो बहुत सारा इसका चीज़ बाकी है, एक एक आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स से राष्ट्रपति का रिलेशन है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोग देख रहे थे, आर्टिकल 55 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। 55 आप समझ सकते हैं कि जब मैं 55 पर कल भी चर्चा की और आज भी चर्चा करूंगा। और आप लोग अनुच्छेद 55 के बारे में पूरा कभी पढ़े भी नहीं होंगे ठीक से, और पढ़े भी होंगे तो बहुत हल्के ढंग से ध्यान में भी रखे होंगे। देखिए, हो सकता है कि IAS का अक्टूबर में एग्ज़ाम हो, आप ये सारा वीडियो रिकॉर्ड करके रखिएगा, और हो सकता है इस क्लास से भी अगर प्रेसिडेंट के बारे में पूछा तो जो बोर्ड पर लिखा हुआ चीज़ है वो शायद IAS के पेपर में भी सेम टू सेम आए। मैं चूँकि अब तो ये रिकॉर्ड हो गया, उस समय आएगा तो मैं आपको हिंट करूँगा किस प्रकार से क्या स्टैंडर्ड आपके क्लास का है। तो हम लोगों ने जब संविधान का पार्ट 5 में जब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा शुरू की, तो मोटा मोटी राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक था। 52 से लेकर 52 से लेकर कहाँ तक था, 62 तक, 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में था। 52 में हमने तो खाली इतना ही बताया था कि भाई भारत द यूनियन टॉपिक शुरू हो रहा है, भारत का राष्ट्रपति होगा। और 53 नंबर अनुच्छेद में बताया था कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान भी राष्ट्रपति होगा, अर्थात ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज इन्वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो जितने राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ, जो देश के जो एग्जीक्यूटिव की जितने पावर होंगी, वो नेम ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्ट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के अनुसार ही उसका यूज होगा। अब उसके बाद हमने 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, तो खाली उसमें यही कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और राष्ट्रपति का निर्वाचन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज अर्थात निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और निर्वाचक मंडल में हमने बताया था कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड सदस्य और सभी राज्यों के MLA, विधायक और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। निर्वाचक मंडल के बारे में हमने बताया था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा,
और निर्वाचक मंडल में जिनका क्लास छूटा हुआ उनको ब्रीफ कर लें और इसके पीछे वाला क्लास जाएगा, डिटेल हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज में हमने बताया था कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों के विधानसभा, विधानसभा था लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सभी राज्यों के विधानसभाओं का मतलब ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ द ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। और यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पांडिचेरी और अब जम्मू एंड कश्मीर, 3 राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, उनके जो एमएलए होंगे वो सदस्य भाग लेंगे। तो 1 2 3 4 यही सदस्य मिलके क्या बन गया आपको, निर्वाचक मंडल, ठीक। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 54 का। अब हम लोग चर्चा जो कल शुरू किए थे वो आर्टिकल नंबर 55 के ऊपर हम आ रहे हैं। अनुच्छेद 55 के ऊपर जो कल से शुरू किए थे उसमें आप आइए। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा गुणा गणित हम लोग करेंगे, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करेंगे पूरे विषय वस्तु को समझने के लिए। तो आर्टिकल नंबर 55 का थर्ड कहता है कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे, तो इस प्रकार से सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पहला कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो रहेगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसी को तो समझना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अकॉर्डिंग इलेक्शन निर्वाचन होगा। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का फॉर्मूला यूज होगा। तो मैंने बताया था कल यहीं पर कि फर्स्ट जो हमारा कंटेंट यही मिल गया कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल। दूसरा क्या था, एकल संक्रमणीय, और तीसरा क्या, एकल संक्रमणीय वोट एंड वोटिंग एज सच इलेक्शन शैल बी सेक्रेट, गुप्त मतदान होगा। उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक अनुपात, एक रेशियो में, इसमें 2 पार्ट है, एक एमएलए को लेकर और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एमपी को लेकर, ठीक है। एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एमएलए को लेकर है और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति को लेकर है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चंस में पूछें कि राष्ट्रपति का जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रिलेशन किससे है, आप इसमें दिमाग में रखिएगा। आपको कोई किताब पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है, मैंने इतना इसको तोड़ के मैं बता रहा हूँ, खंड करके बता रहा हूँ, एक एक वर्ड के लिए टाइम में दे रहा हूँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का संबंध किससे है, तो निश्चित रूप से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का संबंध या तो एमएलए से है या एमपी से है। अगर एमएलए से है तो एमएलए तो एक हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि रेशियो में, प्रोपोर्शनल में कम से कम 2 चीज़ तो चाहिए। जैसे आप पढ़ते होंगे कि 2:5, अगर 2 लीटर शुगर है, चीनी है, तो उसको 5 लीटर में मिलाया जाए, उसी तरह से 4:10 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। तो अगर एमएलए के बारे में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, एक एमएलए आनुपातिक प्रतिनिधित्व करेगा, एक एमएलए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन किसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करेगा बताओ तो। एक एमएलए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देगा, आप बताइए कि वो एमएलए किसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देगा, बताइए कोई कमेंट में। वो एमएलए किसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देगा, किसका देगा, उसका रेशियो किससे निकालेगा बताइए। और दूसरा आपसे प्रश्न है कि एक एमपी अपना प्रोपोर्शनल रिलेशन किसके साथ रखेगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसके साथ रखेगा। तो आपको जो ये कंसेप्ट है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा किससे होगी, तो आप उसी के लिए हमने बताया कि 2 जगह है। अब भाग लेने आ गए तो अब इस मेथड को समझते हैं।
कि देखो अगर मान लीजिए एक एमपी वोट देता है, अब एक एमपी का इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि एक एमपी का जो क्षेत्र होता है उसमें कम से कम आपको 14-15 विधायक होते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र होता है, 10-12 एमएलए होते हैं। अब एक एमपी वोट भी देगा एक ही वोट और एक एमएलए भी देगा एक ही वोट, लेकिन एक एमएलए का एरिया एक टाउन में छोटा सा होता है, तो क्या दोनों को बराबर वोट वैल्यू मानना, एक एमएलए को भी उतना ही वैल्यू दिया जाए राष्ट्रपति के इलेक्शन में और एक एमपी को भी क्या उतना ही वोट दिया जाए राष्ट्रपति के इलेक्शन में? तो ये तो डिग्निटी के खिलाफ हो जाएगा, सम्मान के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए वोट मूल्य में समानता हो, तो वोट मूल्य में समानता किसके थ्रू होगा? अब यहाँ पर सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। तो एक एमएलए का क्या रेशियो होगा, एक एमएलए का क्या अनुपात होगा, हम उसको समझते हैं। देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमने क्या बताया कि 4 लोग होते हैं। पहला कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। दूसरा हमने देखा कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तीसरा हमने देखा राज्यों के विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इलेक्टेड सारे एमएलए हो जाएंगे। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि एक एमएलए अगर वोट देने जाता है तो कितना वोट उसका कहलाएगा, अनुपात है ना। अगर आप बताइए एक एमएलए अगर वोट देगा, मान ली गया कि कोई एमएलए है प्रेम कुमार, अगर वोट देते हैं तो उनका कितना वोट कहलाएगा, 10 वोट कहलाएगा कि 20 वोट कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसी पर हम देखते हैं। तो देखिए एक एमएलए का वोट निकालने के लिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक फार्मूला डिजाइन किया गया और क्या कहा गया कि एक एमएलए का वोट उतना ही होगा, इस एक एमएलए का वोट मूल्य, वोट वैल्यू क्या होगा, तो उस राज्य की, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी जब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कहा गया, स्टेट यानी कि राज्य, किसी राज्य का लेना पड़ेगा और हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। तो अभी समझिए कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, किसी की 8 करोड़ है, किसी के 10 करोड़ है, किसी के 1 करोड़ है, किसी के 80 लाख है, यानी कि ये नंबर भी वैरी है, कॉमन नहीं है। यहाँ पर जब नंबर हम लिखेंगे तो अलग अलग राज्य का अलग अलग न्यूमेरिकल डिजिट आएगा और फिर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बटा द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। ये तो समझ रहे हैं, जिस राज्य का ले रहे हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या ले लीजिए और उस राज्य बटा उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में जो इलेक्टेड विधायक है उनके नंबर ले लीजिए और डिवाइड 1000। ये फार्मूला आर्टिकल नंबर 55 में दिया हुआ। ये फार्मूला, इसकी चर्चा कहाँ है, कोई पूछ देगा तो कहाँ है, तो आर्टिकल नंबर 55, क्योंकि कंसेप्ट से पकड़ लीजिए, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर। और इस तरह के फार्मूला आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम प्रभावित हैं। तो देखिए हम लोग एक एमएलए का वोट 1-2 एग्जाम्पल से आपको दे सकते हैं कि क्या होगा। चलिए समझिए इसको। देखिए अब मान लीजिए कि बिहार के एमएलए को निकालना है। बिहार सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार के एक एमएलए को निकालना है, ठीक है। बिहार के एक एमएलए का वोट वैल्यू क्या होगा, तो ये अभी हमारे यहाँ जो जनगणना चल रहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संसद में 545 लोकसभा में होंगे, ये जनगणना हमारे यहाँ 1971, ये नंबर जो है, देखिए पार्लियामेंट के सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। पहले आज़ादी के बाद जब पहली पार्लियामेंट बनी थी तो 545 सदस्य नहीं थे, कम थे। तो हमारे संविधान में एक नियम है कि हर 10 साल के बाद, मतलब एवरी सेंसस, हर 10 साल पर जनगणना होती है और जनगणना के बाद आप लोकसभा में एमपी की संख्या, संसद सदस्यों की संख्या और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं।
लेकिन अभी फिलहाल 1971 के जनगणना के आधार पर हमारे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और राज्यों की विधानसभा में उसी थे। ये हमारे के यहाँ जो भी सदस्यों की संख्या है संसद में और विधानसभाओं में वो 1971 की जनगणना के अनुसार है। तो बाकी जो भी फॉर्मूला के आधार पर जो न्यूमेरिकल चीज़ें होंगी वो 1971 के जनगणना के आधार पर होंगी। तो बिहार की एक एमएलए की अगर बात हम करते हैं तो उस समय देखिए बिहार के जनगणना, तो बिहार के जनगणना के अनुसार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की कुल जनसंख्या, क्या लिखा हुआ है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या। तो बिहार की जो कुल जनसंख्या कितनी थी, तो बिहार की कुल जनसंख्या थी 4,21,26,236। तो बिहार की उस समय कुल जनसंख्या लगभग कितना थी, लगभग आपको 4 करोड़, लगभग कितना थी, बिहार की कुल जनसंख्या 4 करोड़ थी। झारखंड बढ़ गया है तो 1971 के अनुसार झारखंड की जितना पॉपुलेशन था उसको हटा दिया, 1970 में जो झारखंड का पॉपुलेशन होगा उसको हटा दिए तो बच गया 4 करोड़। अब 4 करोड़ जनसंख्या है और हमारे बटा क्या है, बटा है द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, अर्थात एमएलए, कुल निर्वाचित एमएलए। तो बिहार की कुल जनसंख्या देखिए लिखा हुआ राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। तो बिहार में जो निर्वाचित सदस्य झारखंड के बंटने के बाद वो है 243, कितना है इलेक्टेड मेंबर, 243 सारे इलेक्टेड, बिहार में कोई नॉमिनेट नहीं होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड 1000, डिवाइड 1000। अब जानते हैं इसको मल्टीप्लाई में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब इस तरह से इसको काटिए पूरा, अगर जब आप काटेंगे तो जो अंक आएगा वो 173 आएगा, क्या आएगा, 173। बिहार के एक एमएलए कि अगर आपको निकालना है बिहार के एक एमएलए का वोट कितना होगा, तो एक एमएलए बिहार के कुल जनसंख्या बटा बिहार के विधानसभा में इलेक्टेड सदस्य डिवाइड 1000। और इस तरह से अगर मान लीजिए गया के कोई एमएलए हैं गया टाउन के, तो अगर वो जाते हैं बिहार से तो उनको, मान लीजिए गया टाउन के प्रेम कुमार हैं जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं, अगर ये वोट प्रेम कुमार गया के अकेले जाएंगे और राष्ट्रपति के इलेक्शन जब वोट देंगे तो इनका कितना वोट काउंट होगा, 173। उसी तरह से जितने विधानसभाओं के जो एमएलए जाएगा तो कुल वो 173। तो अब बताइए एक एमएलए का वोट बिहार से कितना जाएगा राष्ट्रपति को, बताइए आप, एक एमएलए का बिहार से वोट कितना जाएगा, 173। तो टोटल एमएलए का वोट कितना होगा, तो आप जानते हैं कि बिहार में कुल कितना एमएलए हैं, 243, 243। बिहार में कुल कितना एमएलए हैं, 243। तो 243 है, इसको 243 से मल्टीप्लाई करिए, एक एमएलए का वोट 173 और बिहार में कुल विधायक कितना है, 243। तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कुल नंबर आएगा कितना, 4239। कितना आएगा, तो बिहार से कुल वोट विधायक का कितना जाएगा, तो बिहार से अगर सभी विधायक मिलकर वोट देंगे तो 42,000 जाएगा, कितना जाएगा, लगभग 42,000। यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में बिहार से कुल वोट कितना हो गया, 42,000। फिर समझ लीजिए अगर हम यूपी के बदलेंगे तो चेंज हो जाएगा। अगर बिहार के एक एमएलए का अगर वोट पूछे हम तो बिहार की कुल जनसंख्या 4 करोड़ लगभग मान लीजिए, बिहार के कुल निर्वाचित विधायक 243 हो गया और डिवाइड 1000। तो बिहार के 4 करोड़ जनसंख्या, 243 विधायक डिवाइड 1000, तो कुल जब काट के निकाले तो एक एमएलए का निकल गया 173। तो बिहार के एक एमएलए का 173 है, तो बिहार में कुल एमएलए अगर देंगे तो बिहार में कुल एमएलए कितना है, 243 है। तो अगर कुल का वोट वैल्यू 143, 143, 143, 243 गो एमएलए है, तो हम वोट दिए प्रेम कुमार 173 वोट, कोई और दिया फिर 173, कोई और दिया, मान लीजिए 10 लोग दिए, गया जिला से 10 विधायक दिए, तो एक विधायक 173,
तो 10 विधायक का जोड़ दिया तो कितना होगा, मतलब 1730, यही ना होगा। उसी तरह से 243 का जोड़े तो 42,000 आया। तो बिहार से अगर राष्ट्रपति कोई इलेक्शन मतलब भाग के लड़ रहे हैं और बिहार से वो बिहार के विधायकों से उनको मैक्सिमम वोट कितना मिल सकता है, तो उनको मैक्सिमम वोट 42,000 मिल सकता है। तो आप जानते हैं कि वोट देने में 2-3 लोग खड़े रहते हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार रहेगा, बीजेपी का उम्मीदवार रहेगा। मान लीजिए कि 200, जो मान लीजिए जैसे अभी आपको जो भी अभी राष्ट्रपति हैं, वर्तमान प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, तो जो बिहार से आए तो उनको मान लीजिए बिहार से 200 एमएलए वोट दिए, उनको वोट दिए 200 दिए, तो रामनाथ कोविंद को 200 विधायक दिए और एक विधायक 173 है, और बिहार से रामनाथ कोविंद को मात्र 200 विधायक दिए, तो इनका कितना हो जाएगा बताइए। 173 का दूना करें, 3 दूनी 6, 7 दूनी की 14, 2 एकम 2 और 200 है, तो यहाँ उनको 24,600 वोट मिला होगा। 100 विधायक कांग्रेस को दिए तो 1730 कांग्रेस को मिला, 17,030। तो इस तरह से एक राज्य का निकल गया। तो पहले तो आप चूंकि बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये तो याद रखिए कि बिहार से एक एमएलए का वोट कितना होगा, बिहार से एक एमएलए का वोट कितना होगा, एक एमएलए का वोट कितना होगा 173, कितना होगा 173, बस बाकी इसमें नहीं पूछेगा, बिहार के एक एमएलए का वोट कितना है तो 173, ये क्लियर हो जाए। ऐसे सबसे बड़ी जनसंख्या और विधानसभा किसकी है, उत्तर प्रदेश की। तो थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश यूपी की जो कुल जनसंख्या है, यहाँ पर अगर हम एक एमएलए किसका ले लें, चलिए यूपी के ले लेते हैं, एक एमएलए यूपी का, तो क्या होगा यूपी की कुल जनसंख्या कितना होगी, तो यूपी की कुल जनसंख्या 8 करोड़, लगभग कितना है 8 करोड़। 1971 के अकॉर्डिंग यूपी की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 38 लाख और 8 करोड़ 38 लाख 49,905 था। और यूपी के विधानसभा में 1971 के अनुसार, क्योंकि उत्तराखंड बढ़ चुका है, तो 403 एमएलए हैं। कितने हैं यूपी में एमएलए, कितने हैं टोटल एमएलए कितने हैं 403, डिवाइड कितना हो गया, डिवाइड 1000, तो इंटू हो गया यहाँ पर 1000। अब इसको अगर आप काटिएगा पूरा, मान लीजिए इसको आप पूरा काट दिए, ठीक है, तो इसको अगर आप काट दीजिएगा तो पूरा गुणा करके देखिएगा तो 208 है, कितना आएगा 208, अर्थात यूपी का एक एमएलए वोट देगा, यूपी का एक एमएलए वोट देगा तो राष्ट्रपति को कितना मिलेगा 208, और अगर बिहार का एक एमएलए वोट देगा तो राष्ट्रपति को कितना मिलेगा 173। समझ रहे हैं आप, यानी कि सबसे ज्यादा जो वोट मूल्य है संभवतः, जैसा मुझे याद है और होना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, तो सबसे ज़्यादा वोट, अगर गलत ना हो तो शायद एक बार आप काउंटर चेक भी कर लेंगे, सबसे ज़्यादा एक एमएलए का वोट कहाँ है तो यूपी में। अब यूपी में 403 एमएलए है, बिहार का 173 है, तो अगर एक एमएलए का 208 तो 403 एमएलए देंगे तो क्या होगा, इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यूपी में अगर 208 में इधर मल्टीप्लाई करिए 208 गुने 403 तो कितना आएगा, लगभग आपको यहाँ पर 83,000। तो यूपी से कुल वोट कितना जाएगा 83,000। इसके पहले हम लोग बिहार से कितना देखे थे 42,000, ठीक है क्लियर। उसी प्रकार से एक छोटा राज्य को देख लेते हैं, गोवा, एक गोवा को देख लेते हैं, गोवा के एक एमएलए, तो गोवा की 1971 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या थी 7,95,120, और जानते हैं आप गोवा एक छोटी विधानसभा है जिसमें 40 लोग रहते हैं, कितने हैं 40, अब इंटू 1000 कर दीजिए, ठीक है। अब डिवाइड काटिए तो गोवा के एक एमएलए का जो काट कूट के जो वोट आएगा, गोवा एक एमएलए का वोट आएगा 20, कितना आएगा 20 वोट। तो गोवा का अगर एक एमएलए वोट देगा तो कितना देगा 20, और गोवा के विधानसभा कितना लोग हैं 40, गोवा के विधानसभा कितने लोग हैं 40, तो गोवा से कितना हो जाएगा 800, गोवा से कुल वोट कितना जाएगा 800, सोचिए गोवा से कुल, अगर गोवा के 40 एमएलए अगर राष्ट्रपति को वोट देंगे तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, 7,95,000 है,
तो गोवा का एक एमएलए अगर राष्ट्रपति को वोट देता है तो उसको राष्ट्रपति को कितना वोट मिलेगा? 20। तो राष्ट्रपति बहुत ज्यादा गोवा फोकस करेगा नहीं। राष्ट्रपति कहाँ फोकस करेगा? आपको राष्ट्रपति फोकस करेगा बिहार पर, राष्ट्रपति फोकस करेगा कहाँ? यूपी पर, क्योंकि यूपी में कितना था? बिहार में आपका 173 था। बिहार में कितना था? एक एमएलए 173 देगा। उसी तरह से आपको यूपी में कितना था? एक एमएलए आपको 208 देगा, एक एमएलए 208 देगा। बिहार में कितना देगा? 173। तो गोवा में जो है एक एमएलए का वोट 20 है। अब आप एक समझिए, अब आप देश में कितना है? कुल 28 विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो मान लीजिए कि यूपी में राष्ट्रपति को बिहार में 42,000 मिला है ना, यूपी में मान लीजिए 83,000 मिला वोट, मतलब कुल 42,000 वोट वैल्यू है। इसी तरह से सभी राज्यों का अगर हम जोड़ दें, सभी राज्यों के विधानसभाओं का वोट, बिहार के विधानसभा का वोट, यूपी के बिहार विधानसभा का कुल वोट, झारखंड का, गोवा का, अरुणाचल का, एमपी का है ना, महाराष्ट्र का, केरल का, कर्नाटक का, सभी राज्यों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? सभी राज्यों के कुल विधायकों का कुल मत। तो अगर सभी राज्यों के, जैसे बिहार में कुल कितना था? 42,000, यूपी में कितना था? 83,000, उसी तरह से गोवा में कितना था? गोवा में कुल 800। तो सबका जोड़ देंगे, सभी राज्यों का अगर जोड़ देंगे तो वोट वैल्यू जैसे बिहार से एक एमएलए देगा तो 173, तो कुल बिहार का कितना हो गया? लगभग 42,000 आया था। तो 42,000 इस तरह से जोड़ते जाएंगे, 42,000 बिहार का, 83,000 यूपी का, 800 गोवा का, है ना, 24,000 महाराष्ट्र का, 48,000 मतलब 28,000 आंध्र प्रदेश का। तो जब जोड़ते जाएंगे 2800 राज्य का, तो जो कुल जो वोट वैल्यू आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कुल विधायकों का कितना वोट वैल्यू आएगा? तो 5,49,474। ये कहां से आएगा? कुल भारत में कुल जो विधायकों की संख्या है, कुल विधायकों की संख्या है 41,04,120 के लगभग है। तो कुल एमएलए है 4,000, 4100, कुल एमएलए 4100 है और उनका कुल वोट कितना हो गया? 5,49,000। कुल वोट कितना हो गया? 5,49,000। ठीक है, इसको क्यों जोड़ा जाओ हम बता रहे। तो राष्ट्रपति को विधायकों से कितना वोट अधिकतम मिल सकता है राज्यों में? 5,49,000। समझ रहे कि नहीं? अब इसी में किसी को 3 लाख मिल गया, किसी को 2 लाख मिला, किसी को 1 लाख मिला, किसी को 50,000 मिला। तो राज्यों से राष्ट्रपति को 5,49,474 वोट पा सकता है, लेकिन एक अकेले तो खड़ा है नहीं। तो इसलिए इन 4,120 में जितना एमएलए जिसके पास है और जिस राज्य की उसका जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए राज्यों से रामनाथ कोविंद को 3.5 लाख वोट मिला, तो बाकी लगभग 2 लाख किसको मिला? अदर कैंडिडेट को मिला होगा। तो ये हो गया एक एमएलए, जिस राज्य में जो एमएलए जाएगा उस राज्य के एक एमएलए की वोट फिक्स है। जैसे बिहार का एक एमएलए वोट देगा तो उसका 173 वोट फिक्स हो गया। यूपी का एक एमएलए देगा तो उसका 403 वोट राष्ट्रपति को मिला, फिक्स है। अगर गोवा का एक एमएलए वोट देगा तो राष्ट्रपति उसको 20 वोट मिलेगा, फिक्स है। अब जिस राज्य से जितना एमएलए जिस राष्ट्रपति को वोट दिया उस राज्य का कुल वोट वैल्यू विधायक का जोड़ दीजिए। तो पूरे राज्य का, मान लो कि सारे राज्य के सभी विधायक एक ही आदमी को दिए, तो एक ही आदमी को देगा तो सब राज्य का जोड़िए तो 5,49,474 आएगा। ठीक है, इससे पता चला। अब आइए एमपी में, एक एमपी का वोट क्या होगा। इसीलिए पहले राज्य को समझना जरूरी था कि एक एमपी भी इलेक्शन कहां से रहता है? राज्य से। वही वोटर रहेंगे तो क्या एक एमएलए का वोट भी बराबर और एक एमपी का वोट भी बराबर? नहीं। तो इसलिए एक एमपी का वोट, लेकिन राज्य वाइज एमपी का वोट वैल्यू अलग अलग, यानी कि बिहार के एमपी का अलग वोट, गोवा के एमपी का अलग वोट, राजस्थान के एमपी का अलग वोट नहीं। हाँ, विधायक का अलग हो सकता है, गोवा का अलग, बिहार का अलग, एमपी का अलग, राजस्थान का अलग, केरल का अलग, कर्नाटक का अलग, लेकिन एमपी का बराबर है। क्योंकि एमपी का फॉर्मूला है मेंबर ऑफ द सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी राज्यों के कुल विधायकों का कुल मत, सभी राज्यों के, तो सब राज्य को जोड़ेंगे, सब राज्य का जोड़ेंगे, सभी राज्यों के जितने विधायक हैं, 4100 विधायक हैं, इनका कुल वोट वैल्यू तो सबको जोड़े तो कितना आया? 5,49,474। तो सभी राज्य, 28 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश के सभी विधायक का कुल वोट जोड़ दीजिए तो एक कुल मिला के 4100 विधायक हैं, तो 5,49,474
कुल वोट आता है। अब कहता है कि संसद के कुल निर्वाचित सदस्य भाग दीजिए। तो संसद के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 778, 543 लोकसभा में और 233 राज्यसभा में। नॉमिनेटेड नहीं लेना है, मनोनीत सदस्य को नहीं लेना है, केवल इलेक्टेड मेंबर हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो संसद में जोड़ दीजिएगा 543 और 233, तो 776 आएंगे, 543 और 233, ठीक है, 6 4 3 7 5 2 7, 776 आएगा। तो अब इससे डिवाइड करिए, तो 776 से डिवाइड करिएगा तो कट के कितना आएगा? 708। और अब किसी भी राज्य का कहीं भी कोई भी एमपी वोट देगा तो उसका वोट वैल्यू कितना आएगा? 708। वोट वैल्यू कितना आएगा? एक एमपी वोट देगा तो कितना वोट होगा? 708। अगर आपके पटना के एक एमपी रामकृपाल अगर वोट देंगे तो राष्ट्रपति को कितना वोट जाएगा? 708। अगर बनारस से नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रपति को वोट देंगे तो राष्ट्रपति कितना वोट उनका जाएगा? 708, ठीक है। औरंगाबाद से सुशील कुमार वोट देंगे तो उनका कितना जाएगा? 708। तो कोई भी और किसी भी, दिल्ली से कोई एमपी है कितना वोट आएगा? 708। गोवा का एमपी देगा तो कितना वोट आएगा? 708। झारखंड राज्य का एमपी देगा तो कितना आएगा? 708। तो इस तरह से कुल एमपी, जम्मू कश्मीर का एक एमपी देगा तो कितना वोट आएगा? 708। तो अब कुल एमपी की संख्या 776 है और एक इस तरह से एक एमपी का वोट निकाले कितना हुआ? 708। एक एमपी का वोट 708, तो भारत में सभी एमपी का वोट जोड़ दीजिए तो 776 गुने 708 जोड़ दीजिए तो फिर कितना आ रहा है? 5,49,408। या कुल विधायक हो गया 5,49,474 और सभी एमपी का भी जोड़ दिया तो 5,49,408। टोटल अब कितना हो जाएगा राष्ट्रपति का वोट? बताइए, टोटल राष्ट्रपति का वोट कितना हो गया? तो राज्य वाला जोड़ लीजिए, एमएलए प्लस एमपी, कुल एमएलए इलेक्टेड, कुल इलेक्टेड कॉमन है, प्लस कुल एमपी। तो एमएलए का भी आ गया आपको 5,49,474 और प्लस एमपी का हो गया 5,49,408। अब इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। मोटा मोटी मान लीजिए 5 5 10 लाख और 49 से 50 पर 1,000 कम है, तो मान लीजिए कि 10,98,000 के लगभग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट आएगा। और इसीलिए जब राष्ट्रपति जब जीतता है तो सुनते हो उनको 7 लाख वोट मिला, उनको 2 लाख मिला, किसी को 50,000 मिला, जबकि है कुल कितना वोट देने वाले लोग? 4100 लगभग विधायक हैं और 776 लगभग एमपी वोट देने वाले हैं। कुल मिलाकर लगभग 5,000 लोग वोट देंगे। अब वोट कितना हो गया? 10,98,000। बताइए, तो अनुपात है ना, तभी ना हुआ। एक अनुपात, एक एमपी वोट देगा तो 708 वोट और एक एमएलए देगा तो इतना वोट, तो अनुपात वहां जोड़ा गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर 10,98,000 वोट पड़ेंगे। 10,98,000। अब राष्ट्रपति जिसके पास वोट मांगने गया और जो एमपी